नमस्कार, कैसे हो? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं हरीश बाना और आप है फिलहाल परिज्ञान क्लासेस के डिजिटल शैक्षणिक मंच पर। इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है और सभी को सामूहिक रूप से गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। और वक्त हो चुका राजस्थान जिला दर्शन का, और आज हम राजस्थान के जिस जिले का दर्शन करने जा रहे हैं वो जिला है मित्रों RJ 28। 12 कोई तो प्राचीन जमाने में कहा जाता था राजस्थान की वराह नगरी, राजस्थान की वराह नगरी, या फिर कहते हैं साहब इसी 12 नामक जागीर, 12 नामक ठिकाने के अंदर कहते हैं साहब 12 गांव थे। कितने गांव थे? तो 12 गांव होने की वजह से इसका नाम हो गया 12। बात करें साहब 12 जिले की, और इसे कहा जाता है राजस्थान की वराह नगरी, राजस्थान की वराह नगरी। और इसे कहा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित वन वाला जिला। 3 प्रकार के वन आप देखे होंगे, संरक्षित वन, आरक्षित वन और सुरक्षित वन। तो मित्रों राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित वनों वाला जिला है, वो जिला कौन सा मित्रों? तो मित्रों 12 का शुभंकर है मगरमच्छ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ड्रोन से ली हुई तस्वीर है। यह आपका बसा हुआ 12 कस्बा या 12 जिला कह सकते हो। और इसी 12 का शुभंकर पूछे तो बताओगे मित्रों मगरमच्छ। कौन सा बताओगे? तो मगरमच्छ इसका पहचान चिन्ह है। जैसा कि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि भाई जितने भी आप जिले देख रहे हो, जितने भी आप लोगों ने जिले देखे हैं ना, उन सब जिलों की विशेषता कि प्रत्येक जिले का अलग से शुभंकर होता है, अलग से पहचान चिन्ह है। उसी प्रकार ध्यान रखना, 12 जिले का शुभंकर पूछे तो बताओगे कौन सा है? मगरमच्छ है। और ये 12 की पूरी तस्वीर है। मित्रों आगे पढ़ने और बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 12 का इतिहास बता देता हूँ। प्यारे परीक्षार्थियों, कहा जाता साहब 12 अलग से ना तो कोई रियासत थी, ना ही कोई अलग से राज्य था। कहते हैं साहब 12 किसी जमाने में हाड़ौती प्रदेश का एक ठिकाना था। और आप भली बात समझते हैं, हाड़ौती में राज करने वाले कौन थे? हाड़ा चौहान थे। अब राज हाड़ाओं ने किया था, लेकिन हाड़ा चौहानों से पहले कहते हैं साहब यहाँ पर राज करने वाले कौन थे मित्रों? सोलंकी राजपूत। तो बड़े गौर से सुनना और समझना। कहते हैं साहब इसी 12, वैसे ध्यान रखना, इसी 12 का प्राचीन नाम पूछे तो बता देना मित्रों वराह नगरी। कौन सी नगरी है? कहते हैं साहब यहाँ पर गांव कितने थे? 12 गांव। तो 12 गांव की सम्मिलित रूप से जागीर होने की वजह से इसका नाम हो गया मित्रों 12। और मित्रों ध्यान रखना, इसी 12 के बारे में कहा जाता, ये जो 12 है ना, यह 12 पर प्रारंभ में कहते हैं साहब राज्य ने शासन करने वाले कौन थे? सोलंकी राजपूत। तो शासक किसने क्या पूछे तो बता देना सोलंकी राजपूत। सोलंकी का दूसरा नाम मित्रों चालुक्य राजपूत। कौन सा राजपूत है? चालुक्यों के बाद कहते हैं साहब यहाँ पर वैसे हाड़ौती का प्रदेश है, तो जग जाहिर सी बात है हाड़ाओं ने शासन किया है, लेकिन हाड़ाओं से ज्यादा यहाँ पर शासन रहा था मित्रों कहते हैं खींचियों का। तो कहते हैं साहब बीच में हाड़ा है, हाड़ा के बाद लंबे समय तक यहाँ पर एक राजवंश रहा था। उस राजवंश का नाम था मित्रों खींची राजवंश। कौन सा राजवंश है? और एक 12 का इतिहास एक बहुत ही अद्भुत इतिहास जुड़ा हुआ है, बहुत ही एक रोचक कहानी है। कहते हैं साहब यहाँ पर एक दारा सिंह नाम का एक खींची राजपूत था। उस समय कहते हैं साहब औरंगजेब, बड़े गौर सुना, औरंगजेब ने कहते हैं साहब वहां की राजकुमारी से विवाह करने की चेष्टा की, विवाह करना चाहना। तो उसी समय कहते हैं साहब भाई वो राजकुमारी औरंगजेब से विवाह करना नहीं चाहती, तो उसी कहते हैं साहब उस राजकुमारी ने यानी अपनी आत्म यानी अपनी जो देह थी ना, वो देह कहते हैं साहब चलते हुए झरने में समर्पित कर दी। आज भी वो झरना जहाँ पर यहाँ पर बना हुआ है, तो कहते हैं साहब इस झरने में यहाँ की राजकुमारी ने कहते हैं साहब जल दाग किया था, या फिर कैसे जल समाधि ली थी, है ना। साथ ही साथ कहा जाता कि मुगल आक्रमण के समय उस राजकुमारी के साथ ही साथ कहते हैं साहब कम से कम सैकड़ों महिलाएं कहते हैं साहब उस झरने में कूद कर अपनी क्या देगी? जान देगी। तो कहते हैं साहब यहाँ पर खींची जो राजपूत थे, उनकी जो महिलाएं थी ना, उन महिलाओं ने अपना सत्युत्व बचाने के लिए इसी 12 के निकट चलने वाले झरने के पास जाकर कहते हैं साहब जल समाधि ली, या फिर कहते हैं साहब अपनी आत्मा, अपनी जो देह थी ना, उस देह कहते हैं उस झरने के अंदर कूद कर कहते हैं समर्पित की, या फिर उस देह का अपने त्याग किया। तो आज भी कहते हैं साहब आत्मदेह त्याग नाम से वहां पर एक चबूतरा भी बना हुआ, आगे बताऊंगा साहब। तो मित्रों आज भी कहा जाता साहब जो खींची राजवंश है ना, तो लंबे समय तक राज करेगा खींची राज। तो गौर से सुनना, वराह नगरी थी, प्रारंभ में राज किया सोलंकियों ने, सोलंकी बाद राज करेंगे हाड़ा चौहान,
और हाड़ाओं के बाद लंबे समय तक कौन रहेंगे, खींची राजवंश। और जैसा कि आप लोग भली भांति समझते हैं, ये जो ये 12 है ना मित्रों, हाड़ौती प्रदेश का ही भाग माना जाता है। और आगे चर्चा करें तो कहते हैं साहब ये 12 अलग से कहते हैं साहब जिले के रूप में तो बन गया था राजस्थान एकीकरण के दूसरा चरण। याद करो मित्रों 25 मार्च 1948 है। 25 बड़े कोर्स सुना मेरे एक बात को, जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। 25 मार्च 1948 ईस्वी को 12 से अलग से कहते हैं साहब जिला घोषित कर तो दिया, लेकिन समय और आगे बढ़ा तो राजस्थान एकीकरण का चरण याद कीजिए, चौथा चरण। और चौथा चरण हुआ था मित्रों 30 मार्च 1949। उस समय कहते हैं साहब इस 12 को सम्मिलित कर दिया था कोटा जिले के अंदर। और जिले में तो साहब इस 12 का जिला तो हो गया कोटा, लेकिन कहा जाता साहब इसी 12 को बना दिया उपखंड मुख्यालय। तो कहते हैं साहब कोटा का उपखंड मुख्यालय ना वो तो बन गया कौन सा 12, कौन सा बन गया, बाकी 12 खुद सम्मिलित हो गया था मित्रों कौन से जिले के अंदर है, कोटा जिले के अंदर। तो बड़े गौर से सुनना, विशेष तथ्य याद रखने लायक, ध्यान रखना। 12 को सबसे पहले राजस्थान एकीकरण के दौरान अलग से जिला घोषित कर दिया था राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में। दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 ईस्वी को। चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। तो मित्रों 25 मार्च 1948 को 12 जिला बंद हो गया, लेकिन कहते हैं साहब राजस्थान का मूलतः कहते हैं एकीकरण माना जाता है 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें आई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। उसी दिन मनाते हम राजस्थान दिवस है। तो उसी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर एक बड़ा निर्णय ये लिया गया कि 12 को मिला दिया साहब कौन से जिले में, कोटा जिले में। अब कहते हैं साहब 12 कौन जिले का अंग हो गया, कोटा जिले अंग हो गया। अब कहते हैं साहब कोटा जिले का अंग तो रहा, लेकिन आगे जाकर कहते हैं साहब आगे जाकर घटना थी मित्रों, कहते हैं साहब 10 अप्रैल 1991 ईस्वी कहते हैं साहब 12 को अलग से जिला भी घोषित किया। तो कहते हैं साहब 12 अलग से जिला बना था 10 अप्रैल 1991 को। तो प्यारे परीक्षार्थियों कहानी पूरी फिर से सुनना। 12 अलग से कोई रियासत नहीं थी, यहाँ पर शासन किया था थोड़े समय सोलंकी राजपूतों ने, थोड़े समय राज किया था हाड़ा चौहानों ने, बाद में राज किया था खींची चौहानों में। जब राजस्थान एकीकरण हुआ तो 25 मार्च 1948 ईस्वी को 12 को जिला बना तो दिया, लेकिन जैसे व्रत राजस्थान बना 30 मार्च 1949 को 12 को मिला दिया कोटा के अंदर। फिर 1949 से लेकर 9 अप्रैल 1991 तक 12 उपखंड मुख्यालय रहा था मित्रों किसका, कोटा का। लेकिन समय और आगे बढ़ा तो कहते हैं साहब 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को राजस्थान का कहते हैं साहब 28वां जिला जो जिला बन गया मित्रों, कौन सा बना था, 12 जिला, इसीलिए इसका नाम है RJ 28। आपके 12 और 12 को ध्यान BDR नाम से भी जाना जाता है। एक नहीं दो नहीं मित्रों, ध्यान रखना 3 जिले बने थे 1991 के अंदर। हाँ जी, तो मित्रों 10 अप्रैल 1991 को कहते हैं साहब 12 अलग से जिला भी बना। अब बात करें 12 की, तो 12 की भौगोलिक स्थिति जानने से पहले राजस्थान के बारे में देख लें। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ये तो हो जाएगा साहब। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। और इधर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये तो है अक्षांशीय देशांतर स्थिति अपनी राजस्थान की। बात करें साहब की और 12 की, तो 12 की एकमात्र अंतर्राज्यीय सीमा वो तो लगेगी मित्रों MP बोले तो मध्य प्रदेश के साथ। कौन सा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। और इसी 12 की बात करें तो 12 की इधर तो सीमा लग रही है मित्रों कोटा से, और इधर सीमा लग रही है झालावाड़ से। तो जिले पूछे कितने बचाओगे, 2 जिले। कितने जिले हैं, तो 2 तो हो जाएंगे जिले, और एक हो जाएगा राज्य, कौन सा है, मध्य प्रदेश। अब आराम से देखिए, ये इधर 12 है, 12 की सीमा लग रही मध्य प्रदेश है, और इधर 12 की आप कह सकते हो साहब पश्चिम में है वो जिला कौन सा, कोटा है। और 12 की दक्षिण में जिला कौन सा, झालावाड़ है। तो 12 और झालावाड़ और कोटा ये तीनों सम्मिलित जिले मान सकते हो। और हमने आपको पहले कह दिया कि 12 अलग किससे हुआ था, कोटा से अलग हुआ था। पहले 12 कोटा का ही अंग था, लेकिन कहते हैं साहब आपके आगे जाकर 10 अप्रैल कौन सी घटना थी, 10 अप्रैल आगे जाकर 1991 ईस्वी में जब 3 जिले बने थे राजस्थान में, BDR जिसे बोलते हैं, उसमें से एक जिला मित्रों कौन सा था, 12। तो 12 अलग से जिला बना था साहब कोटा से अलग होकर। और आगे चलते हैं, बात करें साहब 12 की अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति की, तो 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश है।
76 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। बात करें 12 के बड़े बड़े कस्बों की ना, तो मित्रों ध्यान रखना 12 के सबसे टॉप में आएगा वो आएगा मित्रों मांगरोल। कौन सा जिला आएगा? और मांगरोल वही है जहां पर याद करो साहब एक माधो सिंह और कोटा के शासक जालिम सिंह के अधीन जालिम सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था, बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा हुआ था? तो बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था, वो मांगरोल हुआ था, ध्यान रखना। और मांगरोल की छपाई है ना वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है, मांगरोल छपाई नाम से। तो कपड़े की छपाई का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कार्य कहाँ का? मांगरोल है। अब ये अंता है, याद करो साहब अंता यहाँ पर है प्राकृतिक जो गैस से एक ऐसे तो विद्युत उत्पादन की जो योजना बनी थी वो कहां पर बनी थी? अंता से बनी थी, है ना। उसी प्रकार ये आपका मुख्य कस्बा आ गया आपके 12 गांव का समूह है। इसी 12 का दूसरे के क्षेत्र आ गया साहब आपके किशनगंज, और किशनगंज के पास कौन सा? शाहबाद है। और मित्रों याद करो किशनगंज और शाहबाद वो दोनों क्षेत्र हैं जहां पर एक जनजाति निवास करती है मित्रों, सहरिया। याद आ रहा है? समूचे राजस्थान की सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहाँ की है? 12 की है। और 12 में जनजाति निवास करती है मात्र 2 स्थान पर। एक तो है साहब आपके किशनगंज और दूसरा कौन सा है? सहरिया है। और किशनगंज वही है जहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है मित्रों, आपने कभी सुना तो फूल डोल मेला। फूल डोल उत्सव तो मनाया जाता है आपके रामसनी संप्रदाय के रामद्वारा में, लेकिन फूल डोल का मेला लगता है मित्रों ध्यान रखना किशनगंज में। किशनगंज कहां पर है? 12 के अंदर है। इससे नीचे आओगे अटरू का स्थान याद रहो सोरसेन, जहां पर एक देवी का मंदिर प्रसिद्ध है, आपको आगे बताएंगे ब्राह्मणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। उसी प्रकार छिपा बाड़ोद है और उसी प्रकार छबड़ा भी है। छबड़ा याद करो थर्मल पावर प्लांट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना। तो मित्रों ये पूरा जो भाई 12 है ना, 12 कहते हैं सब प्राकृतिक दृष्टि से घना बसा हुआ है, इसीलिए तो समूचे राजस्थान के सर्वाधिक सुरक्षित वन बोले तो बिना पतझड़ वाले जो वन है ना वो सर्वाधिक कहां पर है? 12 के अंदर है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल देखना 6992 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। जनसंख्या है 12,22,755। ये जनसंख्या है मित्रों वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक। तो 2011 की जनगणना ये बता रही है कि यहाँ पर कहते हैं 12,22,755 लोग निवास करते हैं। कहाँ पर है? 12 के अंदर। अब बात करें साहब 12 के लिंगानुपात की, तो 12 का लिंगानुपात है मित्रों 929 है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी? 929 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 175 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग है। यहाँ का साक्षरता दर पूछे तो 66.67% है, 66.67% है। अब ये जो तीनों आंकड़े हमने बताए ना, ये तीनों आंकड़े मित्रों ध्यान रखना, जनगणना कौन सी आपको ध्यान रखनी है? 2011 है ना। अब ये आंकड़े 2021 वाले जब आएंगे ना तो हो सकता है बहुत सारे आंकड़े बदल ही जाएंगे। हाँ, उसी प्रकार 12 के विधानसभा क्षेत्र पूछो तो 4 विधानसभा क्षेत्र है, 8 तहसील है और 5 उप तहसील है। 5 क्या है? और वैसे आपको हमने बताया था कि आपको तहसीलों के बारे में, वैसे विधानसभा में तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है ना, वैसे हो भी सकता है। आपको ध्यान होना चाहिए फिलहाल ही गहलोत सरकार में, कांग्रेस सरकार में विधान परिषद के गठन का मुद्दा भी उठाया गया। तो विधान परिषद गठन के बाद हो सकता है साहब कुछ विधानसभा क्षेत्र है उनमें भाई प्लस और माइनस का आंकड़ा भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वर्तमान तक की बात यही है कि साहब 200 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 4 विधानसभा सीटें है ना, ये मित्रों कहाँ की आपके? इधर आप बता सकते हो साहब 12 की, है ना। और इसी 12 में छबड़ा से विशेषकर कहते हैं साहब 1985 के बाद लगभग लगातार रूप से एक ही विधायक बनते आ रहे प्रताप सिंह भी, नाम सुना होगा। तो मित्रों ये आपके 8 तहसील है और 5 उप तहसील, इनमें परिवर्तन होता रहेगा आपके। मित्रों इसी 12 का सबसे पहला जो किला है ना वो है मित्रों शेरगढ़ का किला, और इसी किले को कहा जाता है कोसवर्धन का किला। कोसवर्धन कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोसवर्धन यहाँ की पहाड़ी का नाम है। तो कोसवर्धन पहाड़ी पर बनने से दुर्ग का नाम हो गया मित्रों कोसवर्धन दुर्ग, इसी कहते हैं शेरगढ़ दुर्ग। अब गौर से सुनना, कहते हैं साहब इस दुर्ग के बारे में कहा जाता, वैसे शेरगढ़ नाम आते आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, शेरगढ़ नाम से बहुत ज्यादा फैक्ट आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से रखने हैं वो भी याद रखना। शेरगढ़ एक ठिकाना, एक स्थान का नाम, एक कस्बे का नाम, एक तहसील का नाम, एक विधानसभा का नाम पूछे तो मित्रों कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। तो शेरगढ़ विधानसभा तो कहाँ है मित्रों? जोधपुर में।
एक शेरगढ़ का किला धौलपुर में भी है। शेरगढ़ मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे शेरगढ़ है। एक तो जोधपुर में भी शेरगढ़ है, एक धौलपुर में भी शेरगढ़ है। अब उस धौलपुर वाले शेरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था कुषाण शासक मालदेव ने, लेकिन यहाँ वाला जो कहते हैं जो शेरगढ़ का किला बना है ना, इस किले का निर्माण मूलतः करवाया था मित्रों परमारों ने। किसने करवाया था? तो कहते हैं साहब इस शेरगढ़ किले के निर्माता मूलतः कौन थे? परमार थे। और परमारों में कहीं कहीं नाम आता साहब डोडिया परमार। कौन सा परमार है? वैसे उसी डोडिया परमार ने झालावाड़ में गागरों दुर्ग को भी बनाया था, है ना। तो कहते हैं साहब डोड परमार नाम से एक राजा था जिसने कहते हैं साहब किला बनाया था शेरगढ़ का किला। तो कहते हैं साहब शेरगढ़ मूलतः बनाया था परमारों ने, लेकिन कहते हैं साहब इसी शेरगढ़ किले का जो शेरगढ़ नामकरण है ना, वो नामकरण साहब उसी शेरशाह सूरी ने ही रखा था। अब याद कीजिए, शेरशाह सूरी ने एक नहीं बल्कि 2 किलों के नाम में परिवर्तन किया। धौलपुर का किला था, उसका भी नाम शेरगढ़ शेरशाह सूरी ने रखा था। उसी प्रकार ये शेरगढ़ का किला जो आपके 12 में, इस किले का नामकरण भी शेरशाह सूरी ने रखा। तो कहने का तात्पर्य ये कि धौलपुर और 12 का जो किला है ना, जो शेरगढ़ नाम है रखने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। 12 जो धौलपुर वाला शेरगढ़ बना ना, वो तो बनाया था साहब आपके कुषाण शासकों ने। और इधर जो ये 12 वाला शेरगढ़ है ये बना रहे साहब परमार शासक, यानी परमार राजपूतों द्वारा। तो इसे कोसुर्धन पर्वत को कहीं के कहते हैं साहब स्थानीय भाषा में बामती पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इसी पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग में कहते हैं साहब 700 भाई इस दुर्ग का निर्माण कहते हैं लगभग 8वीं शताब्दी हो चुका था, है ना। वैसे इसका कहीं भी आपको स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग कहते हैं साहब 8वीं शताब्दी आसपास दुर्ग का निर्माण हो चुका था। लेकिन आगे जाकर समय आगे बढ़ा ना, तो औरंगजेब के काल में यहाँ पर कहते हैं साहब आक्रमण भी हुआ था। और कहते हैं साहब आक्रमण करने औरंगजेब, कौन जेब है? औरंगजेब ने आक्रमण किया। उस समय हमने बताया था साहब आक्रमण करने का कारण ये कि यहाँ पर एक 12 के खींची शासक का नाम था धीर सिंह, और धीर सिंह की पुत्री ने उसकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था कौन? औरंगजेब। लेकिन विवाह करने से इनकार किया राजकुमारी ने। और कहते हैं साहब एक चलते हुए झरने में अपनी देह को त्याग दिया। त्यागने वाली कौन है साहब? वही आपके राजकुमारी। और राजकुमारी के साथ सैकड़ों कहते हैं साहब महिलाओं ने अपना सतीत्व बचाने के लिए और मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए कहते हैं साहब चलते हुए झरने में डूबकर अपनी जान दी, यानी ये कह सकते हो साहब जल समाधि ली थी। तो ये जल समाधि बहुत प्रसिद्ध हुई आपके शेरगढ़ के किले के आसपास की, है ना। यहाँ पर कहते हैं साहब आगे जाकर 1713 ईस्वी में फर्रुख सिंह ने भी आक्रमण किया था, है ना। और फर्रुख सिंह ने आक्रमण करने के बाद ये जो शेरगढ़ का किला था ना, ये सौंप दिया साहब कोटा के शासक मित्रों याद करो भीम सिंह को। कौन सिंह था? तो कहते हैं साहब कोटा के शासक भीम सिंह हाड़ा ने काफी लंबे समय तक शासन किया था मित्रों इसी आपके शेरगढ़ के किले में, है ना। और इसी शेरगढ़ किले में भीम सिंह के बाद कोटा का फौजदार याद करो मित्रों झाला जालिम सिंह। झाला कौन सा सिंह है? और झाला जालिम सिंह ने भी लंबे समय तक कहते हैं शासन किया था शेरगढ़ किले पर, या फिर कहते हैं शेरगढ़ पर अधिकार किसका रहा था भाई? झाला जालिम सिंह का। और इसी झाला जालिम सिंह ने यहाँ रहते हुए शेरगढ़ किले का जीर्णोद्धार भी करवाया था। कौन सा उद्धार करवाया था? जीर्णोद्धार। यानी ये तय है साहब ये जो 12 जो जागीर थी ना, ये जागीर मूलतः किसी एक राजवंश की रही नहीं है साहब। मैंने आपको बताया था पहले सोलंकी राजपूत थे, थोड़े समय राज हाड़ाओं ने किया, फिर राज तो उससे पहले बीच में खींची चौहानों भी ने किया था। हाँ, इसी शेरगढ़ किले में झाला जालिम सिंह के समय कहते हैं साहब अमीर का जो पिंडारी है ना, उस पिंडारी को भी शरण इसी शेरगढ़ किले में दी थी। ये विशेषकर बात ध्यान रखना, इतिहास में कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ साहब अमीर का पिंडारी याद करो साहब जिसने टोंक बसाया था, याद आ रहा है कुछ? तो कहते हैं साहब टोंक बसाने वाले जो अमीर का पिंडारी है ना, उस अमीर का पिंडारी को झाला जालिम सिंह ने शरण दी थी साहब यहाँ इसी कह सकते हो साहब शेरगढ़ दुर्ग के अंदर। शेरगढ़ है तो ये भी तय हो गया भाई, ये शेरगढ़ बोले तो 12 एक तरह की शरण स्थली बन गई थी बाहरी लोगों के यहाँ। हाँ, और आगे चलते हैं, ये आपको शेरगढ़ किले के दृश्य दिखा देता हूँ। ये शेरगढ़ का मुख्य द्वार है, यहाँ से आप जाओगे। वैसे किला पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो चुका, ध्यान रखना। ये शेरगढ़ किले के किनारे यहाँ एक नदी गुजरी है मित्रों, परवन नदी है। कौन सी नदी है? तो ये परवन नदी का किनारा देख सकते हो। तो परवन नदी के किनारे बना हुआ दुर्ग है, और ये दुर्ग के आप अंदर से अंदर नहीं सॉरी बाहर का दृश्य देख सकते हो, और ये आप दुर्ग के अंदर का दृश्य देख सकते हो। बहुत प्रकार की छतरियां भी है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी बने हुए थे, लेकिन वर्तमान कहते हैं साहब ये मंदिर वगैरह जितनी भी छतरियां वगैरह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। यानी अब ये जिला कहते हैं साहब पूर्ण रूप से कह सकते हो साहब जीर्ण शीर्ण हो चुका है।
अच्छा, वो हम चल कह रहे हैं, बिल्कुल। और इसी शेरगढ़ किले में कहते हैं साहब इस प्रकार की 18 तोपें हैं। कितनी तोपें कहते हैं? 18 तोप हैं। और उन्हीं 18 तोप में से एक बहुत लंबी तोप है, और उस तोप की लंबाई है मित्रों लगभग 19 फीट है। कितने फीट है? तो 19 फीट लंबी एक तोप है। और ये तोप रखी हुई मित्रों कहते हैं साहब इसी शेरगढ़ के किले के अंदर है ना। और ये सबसे लंबी तोप मानी जाती है साहब आपके इसी शेरगढ़ किले की। और ये आप परवन नदी का नजारा देख सकते हो साहब। तो ये कह सकते हो साहब ये एक तरह का जल दुर्ग भी है। अब उसी प्रकार जो पूछ रहे थे शाहबाद, तो मित्रों ये है शाहबाद का किला। कौन से बाद का है? ये शाहबाद किला है। ये किले की आप बड़ी सी पोल देख सकते हो। अब तो प्रवेश करने के लायक भी नहीं रही है, लेकिन जीर्ण से वही, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कि शाहबाद दुर्ग है कहाँ? 12 के अंदर है। और ये दुर्ग का अंदर का दृश्य है। और ये दुर्ग के बाहर अंदर जाने के बाद अलग अलग कहते हैं साहब कोठड़ियां भी बनी हुई है। तो पूर्ण रूप से जीर्ण हो चुका है। अब इस दुर्ग का निर्माण करा था मित्रों चौहानों ने, और चौहान का नाम था मुकुट मणिदेव चौहान। अब बड़े गौर से सुनना, कहते हैं साहब इस दुर्ग यानी शाहबाद के किले, शाहबाद के किले का निर्माण हुआ था मित्रों 1521 ईस्वी में। 1521 ईस्वी में निर्माण करवाने वाले चौहान, और चौहान का नाम था मुकुट मणिदेव। मुकुट है तो मुकुट मणिदेव ने अपने रहने के लिए किला बनाया था मित्रों शाहबाद का किला, है ना। और इसी शाहबाद के किले के बारे में भी कहा जाता कि यहाँ पर भी साहब बहुत सारी तोपें रखी हुई है ना। वैसे एक कंफ्यूज और मिलेगा भाई, कई इतिहासकार कहते हैं कि साहब 12 में जो 18 तोपें मिली है, वैसे वर्तमान 2 तोपें संग्रहालय में चली गई है। कारण कि ये किले रहे नहीं है जीर्ण शीर्ण अवस्था में। अगर ऐसे इन किलों के अंदर तोप रखे तो रातों रात तोप उड़ जाएगी वहां से, है ना। तो कहते हैं साहब, कोई इतिहासकार कहते हैं साहब जो 18 तोपें थी ना, उसमें से कोई तो कहता है साहब शेरगढ़ किले में थी, कोई कहता है साहब इसी शाहबाद किले में थी। लेकिन जो भी है, चाहे शेरगढ़ का किला हो चाहे शाहबाद हो, यानी तोपें थी का की 12 की थी। तो 12 में कहते हैं 18 तोपें मिली थी। उनमें से जो मैंने कहा था 19 फीट की जो तोप थी ना, उस तोप का नाम है नवलखा बाण तोप। नवलखा बाण तोप के नाम से भी जाना जाता है साहब उस तोप को, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। 19 फीट की लगभग तोप है, तो इस तोप का नाम नवलखा बाण तोप भी कहा जाता है। वैसे आपको नवलखा नाम से बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। नवलखा दरवाजा पूछे तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर, नवलखा बावड़ी पूछे तो बतानी पड़ेगी साहब डूंगरपुर के अंदर, है ना। नवलखा बाण तोप पूछे तो बताओगे साहब 12 के अंदर। हाँ, तो बेहतर यही रहेगा कि आप तो ये ध्यान रखो कि साहब जो नवलखा बाण जो तोप थी ना, वो तोप कहाँ की है? 12 की प्रसिद्ध है ना। वर्तमान में अगर भौतिक रूप से देखा जाए, ना तो नवलखा बाण तोप आपके शेरगढ़ किले में है और ना ही शाहबाद किले में। कारण क्या? वर्तमान ये दोनों ही किले पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण अवस्था में, है ना। इन किलों की कोई रखवाली करने वाला कोई नहीं बचा है। तो अगर ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है ना ये तोप रातों रात ही पार हो जाएगी, है ना। तो ये समझ लीजिए कि साहब ये जो तोप है ना, ये तोप कहते हैं साहब, तोप कहाँ की है? 12 की है। उनमें से एक तोप का नाम याद रखना नवलखा बाण तोप, है ना। मैं नवलखा से फिर बता रहा हूँ। नवलखा बावड़ी पूछे तो याद कर लेना डूंगरपुर। आपको कल परसों बताया था साहब प्रश्नोत्तरी में अंदर। नवलखा दरवाजा पूछे तो रणथंभौर दुर्ग का, है ना। नवलखा बाण तो पूछे तो 12 की। और उसी प्रकार याद कीजिए साहब एक नवलखा कोट, नवलखा मकान जिसे कहते हैं नौकोटा मकान, वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। किले के निकट कहते हैं साहब एक बहुत बड़ा झरना चल रहा है, और उसी झरने का नाम है कुंडा खो, है ना। और इसके अंदर यहाँ एक शाही जामा मस्जिद भी बनी हुई है। और कहते हैं साहब इस मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हुआ था। तो औरंगजेब याद करो जब गागरोन आया तो एक दरगाह बनाई थी मीठे शाह की दरगाह, याद आ रहा कुछ? गागरोन मीठे शाह की दरगाह का निर्माता औरंगजेब ही है। और औरंगजेब यहाँ पर आया ना, तो यहाँ कहते हैं साहब एक शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये तय है कि गागरोन और 12 है ना, दोनों बिल्कुल निकट है। तो औरंगजेब ने जब यात्रा की थी गागरोन की, तो जग जाहिर सी बात है कहाँ से होकर गुजरा था? 12 से होकर। तो गागरों ने तो बना दी मीठे शाह की दरगाह, और 12 में बना दी कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद है। तो शाही जामा मस्जिद है ना, वो कहते हैं साहब राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद। और ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे पहली मस्जिद है ना, वो तो है 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कहा भाई अजमेर के अंदर। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी जो कहते हैं साहब जो मस्जिद मानी जाती है ना, वो आपके शाही जामा मस्जिद ही मानी जाती है। और आगे चलते हैं, ये आपको कुंडा खो नामक मैंने आपको झरना दिखा दिया है ना। ये झरना कहते हैं साहब चलता रहता है। और वैसे ध्यान रखना सर्वाधिक झरना चलेगा बारिश के मौसम के अंदर। और इसी कुंडा का के निकट है शाहबाद शाही जामा मस्जिद है।
और इस मस्जिद का निर्माण हुआ था मित्रों औरंगजेब के काल में। कौन सी जेब है? और मैंने बताया था ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद है वो तो है साहब आपके अजमेर के अंदर, है ना। लेकिन ध्यान रखना, बिल्कुल नेक बाबा की दरगाह है ना, वो तो आगे बताऊंगा साहब। एक दुर्ग और आएगा गुगोर का किला, तो ये शाहबाद की शाही मस्जिद है और ये मस्जिद बनी मित्रों शाहबाद के अंदर। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ शाहबाद का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ये शाहबाद का भाई किले का मुख्य द्वार बता दिया आपको। ये शाहबाद के अंदर की स्थिति है। अब आप स्थिति देखकर खुद अनुमान लगा सकते हो साहब, यहाँ तो रखने लायक जगह है ही नहीं है। अब इस इतिहास में क्या लिखा हुआ है कि शाहबाद दुर्ग का निर्माण तो 8वीं 9वीं शताब्दी के मध्य पहले हो चुका था, लेकिन यहाँ का इतिहास अमीर वंशीय चौहान राजाओं से जुड़ा हुआ है ना। उन्हीं का कहते हैं साहब वंशज कौन था? मुकुट मणिदेव। और मुकुट मणिदेव ने 1521 ईस्वी में दुर्ग का निर्माण करवाया। और कहते हैं साहब आगे जाकर यहाँ इस दुर्ग के कोटा का महाशासक कौन था मित्रों? कहते हैं साहब भीम सिंह। और भीम सिंह को 1714 ईस्वी में कहते हैं साहब 30,000 रुपए में लिखा हुआ सा शिलालेख। यानी मुगल बादशाह फरूख शेर ने 1713-14 ईस्वी में कोटा के शासक भीम सिंह को 30,000 रुपए में मात्र कहते हैं साहब ये किला सौंप दिया। कौन सा? आपके शाहबाद का किला। अब ये रह गया साहब आपके गुगोर का किला, है ना। ये गुगोर किले के बाहर का दृश्य है, ये अंदर का दृश्य है। बिल्कुल खंडर हो रखे हैं, पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण है। ये जो दुर्ग है ना जहाँ पर बना हुआ है ना, इस दुर्ग के निकट आपको एक नदी मिलेगी मित्रों, पार्वती नदी। अब और सुना, परवन नदी किनारे तो बना हुआ है आपके कौन सा? शेरगढ़ का किला। कुंडा खो नामक झरने के निकट बना हुआ है शाहबाद का किला। और पार्वती नदी के किनारे बना हुआ है गुगोर का किला, है ना। और इसी गुगोर किले के बारे में कहा जाता कि इस किले का निर्माण हुआ था साहब मुगल काल में। और कोई कोई अनुमान लगा रहे, वैसे इसका कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। कोई कोई कह रहे हैं साहब इस किले का निर्माण हुआ था मुगल बादशाह औरंगजेब के समय, लेकिन इसका कहीं भी कोई प्रमाण है नहीं है। और कहीं कहीं ये भी मिलता है साहब इस किले का निर्माण तो कहते हैं साहब गागरोन के खिची राजाओं ने ही करवाया था, है ना। और कहते हैं साहब यह गागरोन के खिची राजा रहते और यहाँ राजाओं ने रानियों ने जल में कूदकर जोहर भी किया था, याद रहो औरंगजेब के आक्रमण के समय, है ना। तो औरंगजेब का जब आक्रमण हुआ ना उस समय अलग अलग जगह कहते हैं साहब जल जोर भी हुआ था। याद करो शेरगढ़ के किले के निकट हमने बताया था। उसी प्रकार गुगोर किले में भी कहते हैं साहब खींची राजाओं के समय औरंगजेब के आक्रमण करते समय कहते हैं साहब यहाँ पर रानियों ने यहाँ पर भी कहते हैं साहब जल जोर किया था। और यहाँ इस गुगोर किले की विशेषता है कि यहाँ एक गुप्त रास्ता बनाया हुआ है। ऐसा रास्ता है कि वो रास्ता सीधा सीधा जाता है पार्वती नदी के किनारे। तो कहते हैं साहब अगर कोई भाई पर्यटक पार्वती नदी से अगर उस सुरंग के अंदर घुस जाए ना तो सुरंग सीधी जाती गुगोर किले के पास। और उसी गुगोर किले के पास सुरंग जाती वहां पर बड़ा सा दरवाजा भी लगा हुआ है। और ये दरवाजे वाला प्रमाण आज भी है। बिल्कुल दुर्ग के पीछे बिल्कुल पार्वती नदी है। और सबसे बड़ी बात ये इसी गुगोर किले के निकट खींची राजाओं का एक गांव अमेटिया गांव का खींची राजाओं का चबूतरा बना हुआ है। और यहाँ पर बैठकर कहते हैं साहब वहां के खींची राजा शतरंज का खेल खेलते थे, इसलिए उसे शतरंज का चबूतरा भी कहा जाता है। हाँ तो मित्रों ध्यान रखना, ये गुगोर का किला हो गया। किले का दृश्य देख सकते हो पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण है। यहाँ पर कुंभलगढ़ किले के जैसे दीवार के सारे बड़ी सी दीवार भी, ये दीवार के सारे रास्ता भी बना हुआ है। ये आपके मुख्य पोल है, यहाँ से पार्वती नदी भी गुजर रही है। और इसी के निकट एक बड़का जल प्रपात बना हुआ है। कौन सा है? तो बड़का जल प्रपात, जहां से मैंने कहा था ना कि भाई औरंगजेब के आक्रमण के समय रानियों ने बढ़कर कहते हैं साहब जल जोर किया था ना, वो कहते हैं साहब इसी बड़का जल प्रपात में ही किया था। ये जल प्रपात जरूर चल रहा है। तो ये बड़का जल प्रपात है ना, ये में तो लेना गुगोर के किले के निकट ही है। और इसी के निकट आपके राजा का चबूतरा बना हुआ जिसे शतरंज का चबूतरा कहते हैं। वो जो गुगोर का किला है ना, अब किला तो रानी है लेकिन ये चबूतरा जरूर बना हुआ है। और ये जो चबूतरा बीच में आपको दिख रहे हैं ना, इसी चबूतरे पर कहते हैं साहब वहां के राजा है ना, राजा कहते हैं साहब शतरंज का खेल खेलते थे। इसे राजा का चबूतरा भी कहते हैं, इसे खींचियों का चबूतरा भी कहते हैं, इसे शतरंज का चबूतरा भी कहते हैं। और पूछ ले साहब ये स्थान, तो इस स्थान का नाम मित्रों आमेटिया स्थान है, तो इसलिए कहेंगे इसे आमेटिया का चबूतरा भी कहा जाता है। तो मित्रों आमेटिया का चबूतरा पूछे, राजा का चबूतरा पूछे, शतरंज का चबूतरा पूछे, तो ये सब के सब चबूतरे कहाँ हैं? उसी गुगोर किले के निकट। उसी प्रकार यहाँ पर एक नारगढ़ फोर्ट भी है। अब ध्यान रखना, जो आप नारगढ़ नाम सुनते हो ना, वो नारगढ़ का जो किला है ना, वो तो मित्रों कहाँ है? आपके जयपुर के अंदर।
लेकिन एक नारगढ़ फोर्ट नाम बचा है, अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहा है। इसी नारगढ़ फोर्ट के बारे में पूछ बता देना, ये भी मित्रों का 12 में, और 12 से कहते हैं सर लगभग 60-65 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ एक पहाड़ी पर किला है, उस किले का नाम है नारगढ़। तो ये जो किला बना हुआ है ना पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण है, लेकिन कहते हैं साहब ये किला बना था मुगल काल के अंदर, और ये जो किला बना है ना ये बना है दिल्ली के आगरा किले की तर्ज पर। और आगरा में जैसे लाल पत्थर लगे हुए ना वैसे वैसे लाल पत्थर लगे हुए साहब इसी आपके नारगढ़ किले के अंदर है। तो इसे लाल दुर्ग भी कहा जाता है कहीं कहीं, यही लाल दुर्ग है, लाल पत्थर का दुर्ग है। और आगरा के लाल किले, बड़े गौर सुना, आगरा के लाल किले के भांति नजर आता साहब आपका नारगढ़ फोर्ट है। और इसी नारगढ़ फोर्ट के अंदर थोड़ी देर पहले कह रहे थे नेक बाबा की दरगाह, तो यहाँ इस नारगढ़ फोर्ट के अंदर कहते हैं साहब नेक बाबा की क्या बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है। तो नेक बाबा की दरगाह, वैसे दरगाह बनी हुई थी लेकिन अब कोई वहां पर कोई साक्ष्य बचा नहीं है। और उसी प्रकार 12 नाम आते ही सबसे पहले और सर्वाधिक जो एक देवी प्रसिद्ध है मित्रों वो कौन है, ब्राह्मणी माता है ना। तो आप ब्राह्मणी माता है, और ये ब्राह्मणी माता का मंदिर आज का नहीं लगभग कहते हैं साहब 700 वर्ष पुराना मंदिर है। तो ये ब्राह्मणी माता के मंदिर का बारगा दृश्य हो गया, ये मंदिर का मुख्य द्वार हो गया, और ये ब्राह्मणी माता की मुख्य तस्वीर है। और मित्रों ध्यान रखना, ब्राह्मणी माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिस देवी की पीठ की पूजा की जाती है। अब देखना साहब, अब आप में से कई लोगों को ये भी लगेगा साहब पीठ की पूजा कैसे हो रही है, सामने तो देवी की आंखें दिख रही है, लेकिन धार्मिक धारणा अनुसार, आध्यात्मिक धारणा अनुसार कहते हैं साहब ब्राह्मणी माता की आंखें कहां पर लगी हुई, पीठ पर लगी हुई है। तो कहते हैं साहब इसके पीठ का श्रृंगार किया जाता है ना। तो जिस देवी के पीठ का श्रृंगार होता है मित्रों, देवी कौन सी, ब्राह्मणी माता। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ साहब राजस्थान की ऐसी देवी कौन है जिस देवी की पीठ की पूजा की जाती है, तो मित्रों ब्राह्मणी माता है ना। और इन्हीं ब्राह्मणी माता कहते हैं साहब आप कुमारों की, आप इनकी है कुमारों की कुल देवी मानी जाती है, कुमारों की कुल देवी मानी जाती है मित्रों। कौन सी माता है, ब्राह्मणी माता है। तो आप तो एक तो ध्यान रखना कुमारों की कुल देवी है, एक विशेषता ध्यान रखना साहब आपके पीठ की पूजा की जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, इसी ब्राह्मणी माता के मंदिर में 2 ऐसे दीपक लगे हुए हैं जो कहते हैं साहब विगत लगभग 400 वर्ष से कहते हैं साहब अखंड ज्योति जल रही है। कैसी ज्योति है, अखंड ज्योति, यानी कहते हैं साहब जो 2 दीपक है ना वो 24 घंटे पिछले 400 वर्ष से लगातार उसे लगे हुए है साहब। और विशेषकर कहते हैं साहब इनका मेला लगता है नवरात्रा में, आश्विन और चैत्र नवरात्रा में। 1 नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 4 दीपक लगा दिए जाते हैं। कितने हैं, तो कहते हैं साहब अगर आम दिनों में जाओगे तो आपको वहां पर 2 दीपक मिलेंगे। जैसे आप याद करो साहब आपको जोधपुर की याद होगी आई माता, जहां अखंड ज्योति चलती है और उस ज्योति से केसर टपकती है, वहां पर तो 1 दीपक है। उसी प्रकार कहते हैं साहब यहाँ ब्राह्मणी माता के 24 घंटे चारों ही पहर कहते हैं साहब लगातार उसे 2 दीपक है ना, उन दीपकों की अखंड ज्योति चलती रहती है। और नवरात्रा में कहते हैं साहब 2 की जगह दीपक कितने हो जाते हैं, 4 दीपक से ज्योति लगाई जाती है ना। और ये इस दुर्ग में ना, इस दुर्ग में निर्माण के समय जो ये सीढ़ियां बनी हुई है ना, ये जो सीढ़ियां बनी थी मतलब कोटा के फौजदार याद करो झाला जालिम सिंह ने। वैसे किला बहुत पुराना है लेकिन कहते हैं साहब इस किले का जीर्णोद्धार, इसका जो पुनर्निर्माण करवाया ना वो कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह ने करवाया था, है ना। और यहाँ पर कहते हैं साहब मुख्यतः जो मेला लगता है ना वो तो लगता तो कभी नवरात्रा का, लेकिन इसी ब्राह्मणी माता के मंदिर के निकट, वैसे मंदिर का सोरसेन गांव में, और इसी सोरसेन गांव में कहते हैं साहब ब्राह्मणी माता मंदिर के निकट ही माघ शुक्ल सप्तमी को, बड़े गौर से सुनना, जो विद्यार्थी पूछ रहे थे ना उनको जवाब दे रहा हूं मैं, माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है। किसका मेला लगता है, तो मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान में एक तो गधों का मेला कहाँ बताते हो, लूणी आवास जयपुर के अंदर, जहाँ पर याद करो साहब शीतला माता का मंदिर बना हुआ, तो शीतला माता के मंदिर के निकट लूणी आवास गांव चाकसू में लगता है गधों का मेला। उसी प्रकार कहते हैं साहब यहाँ ब्राह्मणी माता के मंदिर के निकट इसी सोरसेन गांव में कहते हैं साहब माघ शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है किनका मेला, गधों का मेला। तो ये मेला और ब्राह्मणी माता का ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ ब्राह्मणी माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। ब्राह्मणी माता का मंदिर है तो 700 वर्ष पुराना, लेकिन जीर्णोद्धार करवाया था कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह ने।
यहाँ पर पिछले 400 वर्षों से कहते हैं साहब दो दीपकों की ज्योति अखंड रूप से जल ही रही है। और विशेषकर कहते हैं साहब नवरात्र में एक नहीं बल्कि कितने भाई 4 दीपक लगा दिए जाते हैं, है ना। और इसी भाई ब्राह्मणी माता वाले कहते हैं साहब आप कुमारों की कुल देवी मानी जाती है। और आपको ध्यान होना चाहिए, अक्सर जब हम शीतला माता की बात करते हैं तो शीतला माता की सवारी कौन है, गधा, और पुजारी कौन है, कुमार। तो कुमार और गधे के बारे में अक्सर आप शुरू से देखते आ रहे हो। इसका कारण ये, आप कई बार पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ जिस समय मटके आपको घर पे देने आते थे, जिन्हें हम कई बार मौलवी कुमार नाम से पुकारते थे। भाई हमारे गांव में कहते तुम्हारे कहते हैं नहीं कहते मुझे नहीं पता। उस समय याद करो साहब, वो मौलवी कुमार गधे की पीठ पर कहते हैं साहब दोनों तरफ कहते हैं साहब बड़ी सी थैली बनाकर मटके डालकर लेकर आते थे। हाँ, तो मित्रों ये कहावत शुरू से है। तो कहते हैं साहब अक्सर भाई ये देवी की इनकी कुमारों की कुल देवी है। और यहीं पर कहते हैं साहब भाई गधों का क्या लगता है, मेला लगता है। और मेला मुख्यतः कहाँ लगता है, इसी सोरसेन गांव में। हाँ, और आगे चलते हैं। ये आपके 12 की प्रसिद्ध आगे कौन सी बाड़ी, सीताबाड़ी। मित्रों ये तो सीताबाड़ी मंदिर का मुख्य दृश्य है। पहले मैं सीताबाड़ी की चर्चा कर लेता हूँ, फिर आपको सीताबाड़ी में और भी मंदिर बने उनकी भी मैं आपको चर्चा करूंगा। मित्रों सीताबाड़ी का जो मंदिर है ना, मंदिर का बना केलवाड़ा के अंदर कामना है। और केलवाड़ा वर्तमान कहाँ है, 12 के अंदर। आपको ध्यान होना चाहिए, इसी सीताबाड़ी से क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कहते हैं अग्नि परीक्षा लेने के बाद सीता ने वाल्मीकि आश्रम के पास अपने जीवन का जो अंतिम समय बिताया था ना, वो अंतिम समय बिताया था मित्रों इसी केलवाड़ा में। तो जहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम बना हुआ है ना, उसी आश्रम के निकट कहते हैं साहब सीता जी की बाड़ी बनी हुई है। यहाँ पर लौह कुश कुंड बना हुआ है। और कहते हैं साहब यहीं पर लौह कुश का जन्म भी हुआ था। तो लौह कुश की जन्म स्थली कह सकते हो। यहाँ पर कहते हैं साहब अग्नि परीक्षा होने के बाद सीता माता ने अपने जीवन का अंतिम समय था ना, वो कहते हैं साहब यहीं पर व्यतीत किया। और व्यतीत किया था 12 के केलवाड़ा में, जहाँ पर बनी है सीताबाड़ी। और इसी 12 में एक जनजाति निवास करती। मित्रों याद कीजिए सहरिया। और आप ध्यान रखना, जो सीताबाड़ी का लगता है मेला, और मेला मित्रों लेना सहरिया जनजाति का लगता है कुंभ। और कुंभ लगता है मित्रों ज्येष्ठ अमावस्या को। कौन सी अमावस्या है, और ज्येष्ठ के साथ दूसरी याद रखना मित्रों वैशाख अमावस्या। कौन सी अमावस्या है, तो कहते हैं साहब वैशाख अमावस्या और ज्येष्ठ अमावस्या। वर्ष में 2 बार कहते हैं साहब मेला लगता है सीताबाड़ी में। और सीताबाड़ी आप है मेला ये कहलाता है साहब सहरिया जनजाति का कुंभ। यहीं पर सहरिया अपने जीवन साथी का क्या करते हैं, चुनाव। और यहीं पर इसके निकट ही एक बड़ी सी धारा चलती है, कपिल धारा। और वहां पर सहरिया अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते हैं, विसर्जन। लेकिन अस्थियों का विसर्जन करने से पहले उन अस्थियों को लेकर आप ध्यान रखना, सहरिया जनजाति में एक संस्कार होता है, धारी संस्कार। तो जो धारी संस्कार की जो रस्म और रीति रिवाज है ना, उस रीति रिवाज की शुरुआत कहते हैं साहब इसी सीताबाड़ी के आगे का पानी का कुंड बना हुआ, इस कुंड से शुरुआत करते हैं साहब उस धारी संस्कार की। धारी संस्कार में समझते हो ना, सहरिया जनजाति में मृतक के पुनर्जन्म की जानकारी हेतु एक संस्कार किया जाता था, धारी संस्कार। तो उस धारी संस्कार करने से पूर्व जो रस्म अदा की जाती है ना, उस रस्म की शुरुआत होती है सीताबाड़ी के निकट बने हुए जल कुंड से। तो ये तो मंदिर का दृश्य हो गया। यहीं पर से लौह कुश का कुंड बना हुआ है। और यहाँ पर कहते हैं साहब सीता जी के साथ में लक्ष्मण का मंदिर भी बना हुआ है, लक्ष्मण का भी मंदिर बना हुआ है। तो मित्रों ये देखिए आप श्री लक्ष्मण का मंदिर, तो ये लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर हो गया। वैसे एक लक्ष्मण मंदिर आपके लोहागढ़ भरतपुर में भी बना हुआ है, याद आ रहा है। और भरतपुर के जाट राज में लक्ष्मण को अपना आराध्य देव मानते हैं, वो अलग है। और यहाँ पर कहते हैं साहब लक्ष्मण जी महाराज का एक मंदिर बना हुआ है, यानी सीता के साथ लक्ष्मण का भी मंदिर बना हुआ है। और ये जो कुंड है मित्रों मैंने कहा था ना, कहते हैं साहब इस कुंड में स्नान करने से जाने अनजाने में जो भी पाप उन पापों का प्रायश्चित भी हो सकता है। और साथ ही साथ कहते हैं साहब सहरिया जनजाति में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाने वाला धारी संस्कार है, उस संस्कार की शुरुआत की जो रस्म है ना, वो रस्म कहते हैं साहब इसी सीताबाड़ी के जल कुंड से ही प्रारंभ होती है ना। तो ये लक्ष्मण जी का मंदिर हो गया, ये लक्ष्मण महाराज का। फिर निकट से आपको मैं मूर्ति दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मेला लग रहा है। और ये मेला मित्रों कौन सी जनजाति का, सहरिया जनजाति का। ये देखिए साहब मेले मंदिर के निकट एक कुंड बना है, और इसी कुंड में देखना मित्रों नहाते हुए आपको बहुत सारे श्रद्धालु दिख जाएंगे। ये आपको और निकट से दिखा देते हैं, बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है।
और ये कुंड है ना, तो कुंड कहते हैं साहब बड़ावा साहब उसी सीताबाड़ी के पास। और आगे चलते हैं मित्रों। अब आपको बताया था साहब उसी सीताबाड़ी के निकट एक धारा बनी मित्रों, कपिल धारा। कौन धारा है? और ये कपिल धारा ये वो धारा है कि जहाँ पर कहते हैं साहब सहरिया, कौन जनजाति है? सहरिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करती है। तो कहते हैं साहब यहाँ पर सहरिया जनजाति की पूर्वजों की अस्थियों का क्या होता है? विसर्जन। और विसर्जन होता है मित्रों इसी आपके कह सकते हो साहब इसी कपिल धारा के अंदर। बिल्कुल। और आगे चलते हैं। अब यहाँ काकुनी मंदिर समूह। अब कहते हैं साहब यहाँ काकुनी एक स्थान का नाम है, काकुनी एक स्थान का नाम है। और इसी काकुनी स्थान के निकट एक नदी चलती है मित्रों, वो परवन नदी। यहाँ शेरगढ़ किले के निकट कह सकते हो। तो परवन नदी किनारे शेरगढ़ किले के निकट एक काकुनी स्थान का नाम है, जहाँ पर मंदिरों का समूह बना हुआ है। और कहते हैं साहब यहाँ पर एक नहीं लगभग कहते हैं साहब 108 मंदिरों का समूह है। 108 मंदिरों का समूह है। और 108 मंदिरों के समूह में एक प्रकार नहीं लगभग कहते हैं साहब 76 प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। तो 76 प्रकार देवी देवता, अलग अलग जैन धर्म है, आपके हिंदू धर्म है। तो जैन और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है साहब काकुनी में। तो ये काकुनी वाला बहुत पुराना आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, बहुत पुराने मंदिर है। और विशेषकर मंदिर है साहब वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय से जुड़े हुए। भगवान विष्णु के मंदिर है, शिव जी के मंदिर है। और ये 12 से लगभग कहते हैं साहब 85-90 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये काकुनी एक स्थान का नाम है। और यहाँ पर शेरगढ़ के निकट एक किला और बना हुआ भीमगढ़ का किला है। तो भीमगढ़ किला तो रानी है, लेकिन भीमगढ़ किले के भाई काकुनी गांव को जो मंदिर है ना, मंदिर जरूर रह गए है ना। और ये जो काकुनी गांव में जितने जो मूर्तियां मिली थी ना, जो वैसे जो भाई छतरी नुमा जो मूर्तियां वो तो अभी भी है, लेकिन इसके अलावा जो भाई एकल मूर्तियां थी ना, उन मूर्तियों को वर्तमान रखा गया मतलब कोटा और झालावाड़ के संग्रहालय के अंदर। पूजले मूर्तियां कहाँ है तो बताना, कोटा और झालावाड़ संग्रहालय के अंदर है। संग्रहालय के अंदर मूर्तियां रखी हुई है। और ये मूर्तियां मित्रों कहा कि काकुनी के तो विशेष का ध्यान रखना, काकुनी एक ऐसा स्थान का नाम है जहाँ जिसके निकट एक किला बना है। एक तो शेरगढ़ का किला है, दूसरा है साहब आपके भीमगढ़ का किला। और साथ ही साथ आपके 108 भांति प्रकार के मंदिर है। उन मंदिरों लगभग 76 प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। सर्वाधिक मूर्तियां भगवान शिव की और साथ ही साथ किसकी है आपके वैष्णव संप्रदाय की। और आगे चलते मित्रों उसी प्रकार यहाँ एक मंदिर बना है फूल देवरा का मंदिर है ना। और फूल देवरा का मंदिर का दूसरा नाम है मामा भांजा का मंदिर। वैसे कहते हैं साहब ये मंदिर बना है 12 में एक स्थान, आपको भली बात आपको याद होगा अटरू में बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। और इसी मंदिर में भगवान शिव से जुड़ा हुआ कहते हैं बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है। तो बड़ा सा शिवलिंग है, त्रिशूल भी खड़ा है। और वैसे इसका फूल देवरा मंदिर कहा जाता है और इसे मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है। और ये मंदिर बना हुआ एक स्थान का नाम है गढ़गच्छ। कौन सा है तो इसे गढ़गच्छ देवालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मैं बड़ा सा नाम लिख देता हूँ गढ़गच्छ। तो कहते हैं साहब गढ़गच्छ देवालय के नाम से जो शिवालय बना भगवान शिव को जो समर्पित मंदिर है उसका मूल नाम तो फूल देवरा है। और इसे मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है। और फूल देवरा समय याद आया कि यहाँ आप विशेषकर याद रखना है फूल डोल मेला भी लगता है साहब इसके निकट किशनगंज के अंदर। बिल्कुल गढ़गच्छ देवालय है और उस देवालय को आप गढ़गच्छ शिवालय भी कह सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भंडदेवरा मंदिर है। अब भंडदेवरा मंदिर के पहले आप दृश्य देखिए फिर इतिहास बताता हूँ। ये भंडदेवरा के मंदिर के बाहर की दीवारों के भाई वास्तुकला के दृश्य है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है छतरी नुमा, ये मंदिर का बाहर का दृश्य है। और ये मंदिर दूर से देखिए। और इसी मंदिर में जो मुख्य मूर्ति में तो वो है भगवान शिव से समर्पित वो है शिवलिंग की। तो यहाँ नीचे देख सकते हो बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है। अब गौर से सुनना, भंडदेवरा वो स्थान है जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। याद आ रहा कुछ कल की परसों हमने चर्चा की थी खजुराहो की। राजस्थान का खजुराहो होता है किराड़ू बाड़मेर। राजस्थान का मिनी खजुराहो याद रहो 8/27 में चर्चा की थी उदयपुर में, अंबिका माता उदयपुर। उसी प्रकार राजस्थान का छोटा खजुराहो आड़ोती का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो है भंडदेवरा। भंडदेवरा कहाँ है आपके 12 के अंदर। प्यारे परीक्षार्थियों वास्तविक खजुराहो तो कहाँ आपके मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार के मंदिर और मूर्ति कला
और जिस शैली में मंदिर बना हुआ ना खजुराहो के अंदर, उसी शैली में मंदिर बना हुआ साहब आपके राजस्थान के बारां के बंडदेवरा में। और मंदिर समर्पित है मित्रों भगवान शिव को। तो कहते हैं साहब भगवान शिव को समर्पित बंडदेवरा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, लगभग कहते हैं साहब आपकी ये 7वीं 8वीं शताब्दी का है। लेकिन कहते हैं साहब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था 1162 ईस्वी में। 1162 ईस्वी से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। और कहते हैं साहब इस ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर मूलतः कहते हैं साहब मेघवंशी राजा था मल्यवर्मन द्वारा शत्रु पर अपनी जीत को प्रस्तुत करवाया था। यानी एक वंश था मित्रों वर्मन वंश, और वर्मन वंश का राजा था मित्रों जिसका नाम था मल्यवर्मन। तो कहते हैं साहब उसी मल्यवर्मन ने लगभग कहते हैं साहब 9वीं शताब्दी के आसपास मंदिर बनाया था मित्रों बंडदेवरा में, भगवान शिव को समर्पित है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है साहब जैसा मंदिर आपके किराड़ू बाड़मेर में ना वैसा मंदिर का है बंडदेवरा। अब राजस्थान का खजुराहो किराड़ू क्यों कहते हैं कि वहां पर ऐसे एक नहीं बल्कि 5 मंदिरों के समूह बने हुए। तो सर्वाधिक जो खजुराहो शैली वाले मंदिर है वो तो कहाँ किराड़ू में, और किराड़ू से जो कम है ना, यानी किराड़ू के बाद जो खजुराहो शैली से जो मंदिर बने ना वो मित्रों बंडदेवरा वाले हैं। और इसे राजस्थान इसलिए जो गर्भगृह की बात करें तो शिवालय बड़ा सा भी ये आपके बना हुआ, आपके शिवलिंग बना हुआ है, और यहाँ पर एक शिलालेख भी बना हुआ है ना। और शिलालेख की रचना हुई थी कहते हैं साहब 1219 ईस्वी में। इसका मतलब ये तय है साहब कि मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। और जैसा कि आप लोग चित्रों में देख पा रहे हो, इससे पता लगा सकते हो कि साहब मंदिर बिल्कुल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और बलुआ पत्थर पर भी कह सकते हो साहब महीन बारीक कारीगरी की गई है। और उस कारीगरी की विशेषता हमने बता दिया था कि साहब भाई अर्धनग्न अवस्था में आलिंगन करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियां कहाँ है, खजुराहो में, इधर कहाँ बताओगे बंडदेवरा में। और आगे चलते हैं मित्रों, उसी प्रकार यहाँ थोड़ा सा दूर जो कुंड बना मित्रों सूरज कुंड, कौन सा है सूरज कुंड नाम क्यों, वही कहते हैं साहब सूर्य के समान इसकी आकृति दे रखी है। और इसी सूरज कुंड मतलब ये बड़ा सा तालाब बना हुआ है। और ये तालाब कहते हैं साहब उस जमाने के पुराने जमाने राजा महाराजाओं के कहते हैं साहब क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता था इसे। दुबई में राजस्थान का खजुराहो, बिल्कुल दुबई वालों याद होगा आपको, ये कल्याण राय जी का मंदिर बना, इसे श्री जी का मंदिर भी कहा जाता है। और कल्याण राय जी का जो ये मंदिर है ना, ये कहते हैं साहब यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था बूंदी की राजमाता राय कुंवर देवी ने, है ना। तो कहते हैं साहब इस मंदिर का निर्माण 12 के किसी शासक ने करवाया था, बूंदी की राजकुमारी थी और नाम था मित्रों राय कुंवर बाई। राय कुंवर है तो राय कुंवर बाई ने कहते हैं साहब कल्याण जी का मंदिर बनाया। और इसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी कहा जाता है कहीं कहीं, इसका है लक्ष्मी नारायण, और इसे कहीं श्री जी का मंदिर भी कहा जाता है। और फाइनल सी बात यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है ये। हाँ और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक बड़ा सा उद्यान बना हुआ है, एक बड़ी छतरी बनी है, उसे कहते हैं तपस्वियों की बागी। बागी बोले तो वही बागान है ना। यहाँ पर कहते हैं साहब इसी बागान में एक भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है। और शिव की प्रतिमा का मुख्यतः आप खुद समझते हो कि साहब शिव जी की प्रतिमा का बड़े बड़े से शिवलिंग है। तो आप लोग देख रहे हो साहब यहाँ पर शिवलिंग बड़े बड़े से। और ये वहाँ के जो स्थानीय लोग है ना, स्थानीय लोगों के द्वारा कहते हैं साहब दिन प्रतिदिन इसका जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण भी करवाया जा रहा है। और ये भाई जिस प्रकार माउंट आबू में शांति पार्क था ना, पीस पार्क, उसी प्रकार कहते हैं साहब ये 12 का शांति पार्क माना जाता है ना। तो 12 का शांति पार्क पूछे ना तो तपस्वियों की बागी नामक स्थान को कहा जाता है। और यहाँ वो स्थान है जहाँ पर पुराने जमाने कभी कहते हैं साहब सुपारी की खेती भी होती थी, है ना। तो ये बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट बन गया है और सुपारी की खेती वाला स्थान है ना, वो है तपस्वियों की बागी नामक स्थान। उसी प्रकार यहाँ कन्यादेह विलासगढ़ बना हुआ है, कन्यादेह विलासगढ़। अब देखना मित्रों, हमने आपको 12 के शुरुआत में बताया था साहब शेरगढ़ किले के साथ ही, याद करो साहब यहाँ शेरगढ़ या 12 में राज करने वाले कौन, खींची चौहान थे। खींचियों की एक राजकुमारी, और उसी राजकुमारी से विवाह करना कौन चाहता था, मुगल बादशाह, याद करो साहब औरंगजेब। लेकिन जैसे औरंगजेब दिल्ली से रवाना हुआ विवाह करने हाड़ौती की तरफ बढ़ा ना, तो उसी समय कहते हैं साहब याद रहो कुंडा खो शाहबाद के निकट, याद आया। तो उसी कुंडा खो नामक स्थान, उस झरने में कहते हैं साहब अपनी आत्मा यानी अपनी पूरी कहते हैं साहब देह को त्याग दिया किसने, उस राजकुमारी ने। और उस जो राजकुमारी मूलतः थी ना वो थी मित्रों विलासगढ़ की,
विलासगढ़ एक ठिकाने का नाम था, एक गांव का नाम कह सकते हो। तो विलासगढ़ जागीर की जो राजकुमारी थी ना, उस राजकुमारी ने औरंगजेब से विवाह करना नहीं चाहा और अपनी आत्मा कह सकते हो साहब उस झरने में, या कह सकते हो साहब अपनी भाई उसने जो भी जल जोर किया या भाई जल समाधि ली है, तो जल समाधि किसने ली साहब? उस राजकुमारी ने। इस बात का पता लग गया औरंगजेब, तो कहते हैं साहब औरंगजेब और मुगल आक्रमण कर आए और उन्हें पूरे पूरे विलासगढ़ गांव को कहते हैं साहब पूर्ण रूप से उसे तोड़ ताड़ दिया, यानी पूर्ण रूप से कहते हैं साहब उसे समाप्त यानी खत्म कर दिया। तो कहते हैं साहब विलासगढ़ जो गांव है ना, उस गांव को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाला कौन था? औरंगजेब और उसकी सेना थी। तो पूर्ण रूप से गांव तो नष्ट हो गया, लेकिन उस गांव में एक बड़ी सी एक 4 कोनों की छतरी आज भी बनी हुई है और इसे कहते हैं कन्या दह विशालगढ़। कन्या बोले तो वही राजकुमारी, और दह का मीन याद करो साहब दहन। क्या बताओगे? तो कन्या के दहन होने के बाद जो विलासगढ़ बचा है ना, ये विलासगढ़ बस केवल इतना सा रहा है ना। तो कहते हैं साहब घने जंगलों बसा हुआ है और वर्तमान है वैसे केवल विलासगढ़ नाम लिखा हुआ है ना। यहाँ तक जाने के लिए आपको किसी न किसी गाइड की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाकर पूरा विलासगढ़ तो वीरान हो चुका है, पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है और विलासगढ़ में एकमात्र एक 4 कोनों की छतरी बनी हुई है। यानी इससे प्रमाणित होता है कि साहब यहाँ पर किसी जमाने में बसा हुआ कोई गाँव तो था, और इसी गांव की कन्या ने कहते हैं साहब दहन बोले तो कहते हैं साहब जल में अभी झरने में कूद अपनी जान दी, इसलिए इसे कन्या दह विलासगढ़ भी कहा जाता है। उसी प्रकार यह प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र लगा मित्रों अंतागंद्र। अंता का 12 गंद्र है ना। इसकी शुरुआत हुई थी मित्रों 1989 बोले तो 89 ईस्वी में, है ना, 1989 ईस्वी में, और एनटीपीसी द्वारा संचालित है। एनटीपीसी द्वारा संचालित है, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र है और इसकी गैस आपूर्ति है एचबी हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से होती है ना। तो हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से हो रही है इसकी गैस की आपूर्ति। कुल उत्पादन 419.33 मेगावाट है और राजस्थान का हिस्सा मात्र 20% है। 20% भी पूरा नहीं है, 19.81% हिस्सा है ना, वो प्राकृतिक गैस का किसको मिलता है मित्रों? राजस्थान को, है ना। बाकी हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर से ये पाइपलाइन आ रही है साहब 12 की तरफ, है ना। तो ये प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र है, तो 1989 प्रारंभ हुआ था और ये पहला प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र भी कह सकते हो। उसी प्रकार शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वैसे आपको ध्यान होगा मैंने कहा था शेरगढ़ एक कस्बे का नाम है, शेरगढ़ विधानसभा का नाम है जो जोधपुर में, शेरगढ़ एक किला है जो आपके धौलपुर में भी है, कोसवर्धन वाला किला शेरगढ़ कहते हैं वो आपके 12 में। उसी प्रकार शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी मित्रों 30 जुलाई 1980 ईस्वी को। 30 जुलाई 1980 ईस्वी को शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात सही कह रहे हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर लोमड़ी मिलेगी, रीछ मिलेगी, बघेरा मिलेगा, चीतल मिलेगा और सांबर भी मिल जाएंगे आपको, है ना। चीतल वगैरह नाम याद होगा, जयपुर के साथ नाम जुड़ता चीतल का। तो यहाँ पर लोमड़ी, रीछ, बघेरा, चीतल, सांबर इत्यादि जानवर कहते हैं सारे अभ्यारण्य मिल जाएंगे। और इसी अभ्यारण्य से एक नदी गुजरती, कौन सी? परवन नदी। तो आपको 12 की 2 प्रसिद्ध नदियां याद रखनी, एक तो है पार्वती नदी और एक कौन सी है? परवन नदी। तो मित्रों परवन नदी है ना, ये कहते हैं साहब इसी शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बीचों बीच से गुजरती है और इसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जा सकता है। और इसे उद्यान की स्थापना हुई थी मित्रों 1980 के अंदर। और आगे चलते हैं। अब 12 जिले के मेलों की बात करें तो यहाँ सबसे प्रसिद्ध मेला तो सीताबाड़ी का मेला है, ज्येष्ठ अमावस्या है। उसी प्रकार आपको मैंने बता ही दिया साहब वैशाख अमावस्या को भी लगेगा, वर्ष में 2 बार है। वैसे एक सीता माता अलग है, ध्यान रखना, सीता माता का मेला वो तो प्रतापगढ़ के अंदर लगेगा। तो सीताबाड़ी अलग है, सीता माता अलग है। तो सीताबाड़ी कहाँ बताओगे आप? केलवाड़ा का 12 के अंदर है। ब्राह्मणी माता का मेला बताया था साहब माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी ये तो लगता है गधों का मेला। मूलतः ब्राह्मणी माता के मंदिर में खुद मेला पूछे ना तो बता देना साहब नवरात्रा के अंदर। कौन सी रात्रा है? नवरात्रा के अंदर। और नवरात्रा वर्ष में कितनी बार है? 2 बार। रामेश्वरम महादेव का मंदिर बना हुआ है, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी, याद करो गण भाई, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी है ना, उसी दिन कहते हैं साहब मेला लगता है। यानी होली के निकट मान लो आप, है ना, होली से पहले ये डोल मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल जल झूलनी एकादशी, कौन सी है? वैसे डोल का मिल ध्यान रखना, फूल डोल भी कह सकते हो, है ना, लेकिन ये फूल डोल आगे और आएगा। तो ये देव झूलनी 11 से उस दिन लगता है डोल मेला। बीजासन माता का मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन।
और फूलडोल शोभा यात्रा उत्सव है वो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन है। अब याद कीजिए साहब, होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। हमने आपको बताया था होली के एक दिन बाद फूलडोल उत्सव होता, वो तो होता साहब रामश्री संप्रदाय के रामद्वारा में। लेकिन फूलडोल का जो मेला लगता है या सवारी कह सकते हो, वो सवारी कहते हैं साहब कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगंज की है। और किशनगंज कहाँ है? बारा के अंदर है। हाँ, उसी प्रकार 12 जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मिलेंगे, NH 27 मिलेगा, NH 752 मिलेगा। NH 27 मित्रों यहाँ से नहीं बल्कि कहते हैं साहब असम से आएगा, और असम से जाएगा साहब पोरबंदर गुजरात की ओर। बहुत लंबा हाईवे, तो असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक जाएगा ना, तो बीच में कहते हैं साहब कहाँ से होकर गुजरेगा? आपके 12 से होकर, है ना। तो मित्रों आप इधर ध्यान रखना, असम, तो असम से रवाना होगा, गुजरात की तरफ जाएगा, पोरबंदर की तरफ, तो बीच में आपका जिला कौन सा जाएगा? 12। NH आपके बात करें 752 की, ये तो कहते हैं साहब 12 के अकलेरा से झालावाड़ को जोड़ता है, ये तो छोटा सा है। 12 में एक स्थान है अकलेरा, है ना, और अकलेरा को किससे जोड़ता है? झालावाड़। तो ये समझ लो साहब 12 और झालावाड़ को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है ना, जो वो कौन सा मित्रों? NH 752 कहलाएगा। उसी प्रकार 12 जिले की नदियां हैं, मैंने बता दिया था साहब, परवन नदी है, उसी बार पार्वती नदी है, उसी बार कौन सी? कुन्नू नदी है। अब ये परवन, पार्वती, कुन्नू तीनों नदियां, उन नदियों का अपन जिक्र पहले साथ साथ करते आ रहे हैं, कौन सी नदी किनारे कौन सा किला बस बनाया हुआ। अब उसी प्रकार यहाँ एक झील बनी है, रामगढ़ झील है, और ये झील कैसी मित्रों? क्रेटर झील है। कैसी झील है? जिस प्रकार आपकी नक्की भी कैसी झील है? क्रेटर झील मानी जाती है। उसी प्रकार आपके ध्यान रखना, ये आपके रामगढ़ जो झील है ना, ये भी मित्रों क्रेटर झील मानी जाती है। वैसे इसी रामगढ़ झील के बारे में कहा जाता कि भाई वर्ष 2016 ईस्वी के बाद कहते हैं साहब ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। वैसे इसकी खोज जो हुई थी वो 2016 में हुई थी, है ना। और फिलहाल कहते हैं साहब वर्ष 2021 ईस्वी में समूचे विश्व के टॉप जो 200 कितने हैं? 200 क्रेटर झील के रूप में पहचान हुई साहब इसी रामगढ़ झील की। तो रामगढ़ झील की 200 क्रेटर झील के रूप में इसके कैसे तो पहचान हुई थी। अब ये क्रेटर झील मतलब क्रेटर झील का मीन है क्या? ये भी समझ लें। क्रेटर झील का मीन ये कि भाई किसी पुराने जमाने हो सकता है यहाँ पर कोई उल्का कोई भाई पिंड गिरा होगा, और उल्का पिंड गिरने की वजह से जो बड़ा सा खड्डा बन जाता है ना, वो खड्डा ही क्या कहलाता है साहब? आपके क्रेटर कहलाता है। या फिर कहते हैं साहब कई बार ज्वालामुखी के फटने की वजह से, ज्वालामुखी के फटने की वजह से कहते हैं साहब कई बार कोई खड्डा बन जाता है ना, तो जो खड्डा स्वतः नहीं बनाओ, या तो किसी आकाश से उल्का पिंड के गिरने की वजह से बनाओ, और या फिर कहते हैं साहब ज्वालामुखी के फटने से जो खड्डा बना है ना, वही खड्डा क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। और ये आपके क्रेटर कौन सी? रामगढ़ झील कहलाती है। फिर से उदाहरण दे रहा हूँ, जिस प्रकार आपके राजस्थान में माउंट आबू नक्की झील जो कहते हैं नाखूनों से खोदी गई थी, उससे पहले कहते हैं साहब खड्डा तो बना हुआ था, वो भी क्रेटर झील है। तो जिस स्थान पर या तो उल्का पिंड गिर जाए या फिर ज्वालामुखी फटने से खड्डा बन जाए, होता है क्रेटर। बिल्कुल है। ऊंचाई पर बनाई हुई झील, ऊंचाई पर तो नहीं कह सकते, है ना, ऊंचाई अपने आप हो जाती है। जब कहीं जैसे मान लो कोई उल्का भाई कोई पिंड गिरेगा, तो जाहिर सी बात है खड्डा होगा तो चारों तरफ भाई पाल बंद ही जाएगी, है ना। अब मैंने कहा था ना 12 नवंबर 2016 को जियो हेरिटेज साइट जिसे कहते हैं भू विरासत स्थल इसे घोषित कर दिया गया है ना। तो 2016 के बाद ये भू विरासत स्थल है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डाटा बेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने राजस्थान के 12 के रामगढ़ को क्रेटर को विश्व के 200 क्रेटर के रूप में मान्यता दी है ना। मान्यता देने वाली संस्था का नाम फिर बोल रहा हूँ भाई, एक है अर्थ इम्पैक्ट डाटा बेस सोसाइटी ऑफ कनाडा। इसका काम होता है कि जितने क्रेटर झील उनकी गणना करना। तो ये समूचे विश्व के ऐसे 200 ही क्रेटर झील मानी जाती है रामगढ़ झील, और इसका निर्धारण फिलहाल ही हुआ था मित्रों वर्ष 2021 के अंदर ही, है ना। और ये जो झील वाली जो कहते हैं उल्का पिंड गिरने वाली जो घटना है ना, ये घटना आज की नहीं, लगभग कहते हैं साहब लगभग 500-600 करोड़ वर्ष पहले की घटना है ना। और इसकी खोज तो कहते हैं साहब एक ब्रिटिश भाई जिस समय सत्ता थी ना, उस समय वहां के वैज्ञानिक डॉक्टर मलेट ने की थी 1869 ईस्वी में। लेकिन ये चर्चा में आई थी मित्रों 2016 में। तो कैसे थे साहब, चर्चा में आई थी 2016 में, और 200 क्रेटर झील घोषित की थी 2021 में, और पहली बार अंग्रेज ने इसकी खोज की थी मित्रों 1869 ईस्वी में। 1800, तो ये समझ लो साहब ब्रिटिश काल में इस झील की खोज तो हो चुकी थी।
हाँ, तो मित्रों फिर कह रहा हूँ, रामगढ़ झील क्रेटर झील है। ये इस झील की पहली बार खोज और खुदाई हुई थी 1869 ईस्वी में। करने वाला कौन था? डॉक्टर मलेड। 2016 ईस्वी में इसे हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया, और वर्ष 2021 में इसे पूरे विश्व की 200वीं क्रेटर झील का दर्जा भी दे दिया गया। और आगे चलते हैं, बिल्कुल ठीक है, बहादुर साधुवाद। उसी प्रकार 12 जिले की सिंचाई परियोजना वो कौन सी? लासी परियोजना है ना। अभी लासी परियोजना 12 में कहा, यहाँ एक गांव है छोटा सा, नाम सुना तो खजूरिया गांव। कौन से गांव की योजना है? खजूरिया गांव की योजना है। और ये कहते हैं साहब लगभग 2539 हेक्टेयर जो भूमि है ना, वो भूमि कहते हैं साहब सिंचित है, भूमि सिंचाई के लिए काम ली जाती है मित्रों, ये लासी परियोजना। तो कहते हैं साहब लगभग 2539 हेक्टेयर जो जमीन है ना, वो सिंचित होती है साहब इसी आपके लासी परियोजना से। और विशेषकर छाबड़ा और छिपा बड़ौद जो कस्बे है ना, उन कस्बों में पेयजल के काम में ली जाती है। तो मित्रों इसका नाम क्यों सिंचाई परियोजना नहीं है? तो लासी परियोजना सिंचाई में भी काम आती है और सिंचाई के साथ ही साथ आपके पेयजल में भी काम आती है। तो पीने के पानी और सिंचाई परियोजना मान से जो लासी परियोजना है। गांव पूछे तो खजूरिया गांव बताओगे। और छाबड़ा सुपर थर्मल जो पावर स्टेशन है ना, उसको जल उपलब्ध कहते हैं साहब इसी लासी परियोजना से ही करवाया जाता है ना। बिल्कुल, छाबड़ा में जो सुपर थर्मल पावर प्लांट लगा है ना, उस प्लांट को कहते हैं साहब, जल पूछे तो कौन सी परियोजना के तहत है? लासी परियोजना के तहत ही है। परीक्षा उपयोग महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला है ना, वो मित्रों कौन सा? 12 है। छिपा बड़ौद एक जगह का नाम है, जो राजस्थान की पहली लहसुन की मंडी बनी हुई है। तो लहसुन की मंडी 12 में, छिपा बड़ौद में, शाहबाद व किशनगंज शहरिया जनजाति है, बिल्कुल बता दिया पहले ही। शहरिया परिवारों को जंगल से जोड़ने के लिए शहरिया वन क्लेजर योजना चलाई जा रही है। मैं आपको शहरियों के बारे में पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ। शहरिया राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है, जो कभी भीख नहीं मांगती है, इसीलिए राजस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है। और विशेषकर बात ध्यान रखना, समूचे भारत में भारतीय आदिम जाति समूह की सूची में शामिल है मित्रों। कौन है आपके? ये बता सकते हो साहब कौन है? शहरिया जनजातियां। और आगे चलते हैं, छाबड़ा राज्य का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर बना हुआ है। बिल्कुल, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र अंता 12 में स्थित है। भावगढ़ बांध है ना, वो 12 में राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र बना हुआ है। ये विशेष बात ध्यान रखना, राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र पूछो तो भावगढ़ में बना था, ध्यान रखना। शाहबाद दुर्ग है, जिसे सलीमाबाद दुर्ग भी कहते हैं। बिल्कुल, रामगढ़, यहाँ लोहा और चुंबकीय गुण वाले पत्थर मिले हैं। और रामगढ़ को नासा ने एस्ट्रोब्लिम अर्थात तारों द्वारा दिया गया घाव माना है ना। तो रामगढ़ याद करो साहब, वही आपके कौन सी झीलों की बात हो रही है साहब। कहते हैं साहब ये तारों द्वारा दिया गया घाव माना जाता है। यानी कोई कहते हैं साहब उल्का पिंड गिरा है, और कोई कहते हैं साहब हो सकता साहब तारों के गिरने की वजह से या अपने तारों द्वारा जो दिया गया घाव है ना, उससे कहते हैं साहब क्रेटर झील का निर्माण हो गया था। नासा के द्वारा ऐसा मानना है। कभी विद्युत परियोजना ये भी 12 में। शाहबाद कस्बा है ना, ये तपसी की बावड़ी एवं ओस्ती की बावड़ी स्थित है। दो छोटी छोटी बावड़ियां हैं, तपसी बावड़ी और ओस्ती बावड़िया। छिपा बड़ौद कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु विशेष मंडियां लगी हुई है। लकड़ी की वस्तुएं, हाथकरघा एवं कपड़े की बुनाई छपाई हेतु प्रसिद्ध है साहब आपका छिपा बड़ौद गाँव। फिर से कह रहे हैं, छिपा बड़ौद में लकड़ी की वस्तुएं बनाई जाती है, हाथकरघा भी है और कपड़े की बुनाई भी होती है साहब छिपा बड़ौद में। राजस्थान में अफीम की खेती के लिए 12 बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रखा है। रेलावन व दुगारी 12 में 2400 वर्ष पुराने सभ्यता अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो आर्य संस्कृति के समकालीन माने जाते हैं। वर्तमान इनकी खुदाई हुई है। रेलावन और दुगारी, वैसे एक बासी दुगारी और है जो ध्यान रखना बूंदी के अंदर है, वो तो बासी दुगारी जहाँ पर तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। लेकिन एक दुगारी सभ्यता स्थल है, और रेलावन को कहीं के रेलावन भी कहते हैं। तो ये रेलावन है और दुगारी है ना, ये सभ्यता स्थल इनकी खुदाई हुई है मित्रों। कहाँ से? 12 से। तो मित्रों राजस्थान के 12, और ये था आपके राजस्थान के 12 जिले का जिला दर्शन। तो इसे चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद, साधुवाद।